नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो कैदी और कोकिला इस काव्य खंड से रिलेटेड पोइम का एक पाठ है। पाठ नंबर 12, क्षितिज भाग 1। बच्चों, इस वीडियो में आपको 70 MCQs प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन 70 MCQs का मतलब है इस पाठ का पूरी तरह से गहन अध्ययन, और इस गहन अध्ययन करने के उपरांत इस पाठ में कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको एक्सप्लेन ना किया गया हो। फिर भी इस पोएम की इजी वे में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, व्याख्या दूंगी। उसके बाद बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लिखकर मैंने सॉल्व करके आपको कॉपी पर प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी दिए हैं, यानी कि हर पैराग्राफ जो भी आपकी व्याख्या का पहला काव्यांश है, दूसरा काव्यांश है, तीसरा काव्यांश है, चौथा काव्यांश है, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में कुछ भी मटेरियल ऐसा बचा है जो आपके पास ना पहुंचा हो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के रूप में भारतीय गौरव गाथा के अमर गायक माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1899 में, जिसे आप पंजाबी में मैं 1899 बोलती हूँ और आपकी हिंदी में 1889 बोलते हैं, में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। अध्यापन काल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने करमवीर पत्र का संपादन भी किया और इन्हें संपादक भी चुना गया। कुछ समय बाद अध्यापन सेवा छोड़ दी थी इन्होंने और प्रभा पत्रिका के संपादकीय विभाग में कार्यरत हो गए थे। इसी बीच इनका परिचय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ था। चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय गौरव गाथा के कवि माने गए हैं। चतुर्वेदी जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी उनकी कविताओं का जो केंद्र बिंदु रहा है वो हिंदी भाषा रही। उनकी भाषा में बच्चों आपको तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी मिल जाएंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण। चतुर्वेदी जी ने गद्य विधा को भी अपनाया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। बच्चों, ये जो कैदी और कोकिला कविता है, ये तो ठीक है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, लेकिन ये कविता कब लिखी गई थी? 1930 में। और कवि उन दिनों जबलपुर की सेंट्रल जेल में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कैद थे। जेल में अकेले थे, उदास जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उस टाइम पर कवि कोयल से अपने मन के दुख के बारे में, असंतोष के बारे में और जो भी ब्रितानी शासन था उसके प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक कारागार में देखने लगी, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी। तो ये जो कविता है कैदी और कोकिला, इसमें अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के ऊपर जितने भी शोषण अत्याचार हुए, या स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए जितने भी अमानवीय व्यवहार, या जितने भी उन्हें कड़ी यातनाएं दी गई, उसका बड़ा सुंदर चित्रण इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। जेल में भले ही कवि उदास रहा, अकेला रहा, लेकिन उन्होंने इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने के लिए कोयल को सिलेक्ट किया, कोयल को चुना, जो कि अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल समझने लगी, कारागार समझने लगी। कविता शुरू करती हूं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो प्रस्तुत ये जो काव्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है, जिसके रचयिता आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को यहाँ बंद कर दिया था, जेल की कोठरी में। आधी रात के समय किसी कोयल के कूकने की आवाज को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए आधी रात में चीख उठी। इसीलिए कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है
क्या गाती हो? हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो? क्यों रह रह जाती हो? तुम क्या गाती हो? कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो। यानी कि तुम अपनी बात एक साथ क्यों नहीं कह पाती? क्यों रह रह जाती हो? अरे कोयल, बोलो तो, बताओ कि तुम अपने साथ किसका संदेशा, किसका है, किसका संदेश लाई हो तुम अपने साथ? तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो? कवि कह रहा है, कवि कह रहा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार कौन होते हैं? जो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले लोग होते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूं। यहाँ डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। यानी कि अपराधियों के बीच मैं भी बंद हूं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जो कारागार के अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते। पेट भूख के कारण खाली रहता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और पेट जो है वो भूख के कारण खाली रहता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। ये ना हमें जीने देते हैं ना मरने देते हैं, हम क्या तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है, निगरानी रहती है। किसकी? अंग्रेजी शासन की। शासन या तम का प्रभाव गहरा है, ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर किसे का है? चंद्रमा को। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश कर चला गया। बस सब तरफ क्या है? इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली? आली मतलब सखी। तो बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में, हे आली, आली मतलब सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है? जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई। उम्मीद करती हूं पहला काव्यांश आपको समझ में आ गया होगा। और इस काव्यांश में कौन सा रस है बच्चों? करुण रस। ठीक है, क्योंकि निराशा के भावों से कवि भरा हुआ है। चलिए दूसरा काव्यांश। क्यों हुक पड़ी? हुक होती चीख। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो प्रस्तुत पंक्तियां आपको पता ही है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी कोकिला से ली गई हैं। अब अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को कारागार में बंद कर दिया था, और कवि वहां के कष्टों से परेशान रात भर जागता रहता था। कवि ने आधी रात के समय कूकने वाली जो कोयल है उसको संबोधित करते हुए उसके कष्टों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि कवि पूछता है कि अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी? कोकिल बोलो तो, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है? तू बता तो सही कि वो क्या है? क्या लूटा? तेरा क्या लूट गया है, और तुझे किसने लूट लिया है? तू आधी रात को भी जाग रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। मृदुल मतलब कोमल। किसी कोमल वैभव की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या हुई बावली? क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी थी। कोकिल बोलो तो, कोकिल मुझे बताओ तो सही, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल क्या होता है? जंगल की आग। कि तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी थी, बताओ तो सही। कोकिल बोलो तो भाव ये है कि अंग्रेजी शासन की गुलामी की जो आग की लपटें हैं वो देशवासियों को जला रही थी उस टाइम पर जंगल में ऐसी कौन कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था, कवि ये पूछना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूं आपको दूसरा काव्यांश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, हूं मोट गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर कुआं। अब कवि ने कैदियों को कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों की ओर संकेत किया इस पैराग्राफ में, इस काव्यांश में। तो कवि कोकिल को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। तो गहना कहाँ किसे का है? ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाई गई जो लोहे की हथकड़ी है उसे गहना का है। कोकिल को संबोधित करता हुआ कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीर रूपी गहनों को नहीं देखती?
हथकड़ियां क्यों? ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना, बल्कि ये ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, कि जब हम कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से एक आवाज पैदा होती है चरक चूं की। वो क्या है? वो जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जो चरक चूं की आवाज आती है ना, कोल्हू चलाते टाइम तेल निकलता है, उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। फिर फिर क्या, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हम ईंट पत्थरों को किससे तोड़ते हैं? हथौड़ों से तोड़ते हैं, और हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। चोट करने पे निशान पड़ जाते हैं उंगलियों पे। तो क्या कह रहा है? हूं मोट खींचता लगा पेट पर कुआं। अब मोट खींचना क्या होता है? जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसा जाता है, चरस खींचना जिसे कहते हैं। तो कह रहा है, मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं इससे परेशान नहीं होता कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बल्कि मुझे तो इसमें संतोष मिलता है कि ऐसा करके मैं तो अंग्रेज राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। कहता है कि दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के जो पहरेदार है वो मेरी पीड़ा को देखे, पर कोयल रूपी मेरी सखी, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। हे कोयल रूपी मेरी सखी, हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा जो दुख मिल रहा है, मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम बताओ क्या, कि मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कि अंधेरे को बेद कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो। अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, तुम अंधेरे को बेद कर इस शांत समय में क्यों रो रही हो। पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। अरे कोयल बताओ तो, तुम कुछ तो बोलो कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। तो ये था हमारा थर्ड काव्यांश। चलिए, इसमें भी करुण रस है पूरी कविता में। फोर्थ काव्यांश, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की प्याली, तस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि ने कारागार के वातावरण का चित्रण किया है कि अंदर का वातावरण कैसा है। तो कवि कहता है, हे कोकिल, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कि तू काले रंग की है और ये रात भी काली है और अंधेरी है। अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचार पूर्ण कार्य भी काले हैं। फिर क्या कहते हैं, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो कवि कह रहा है, मेरे मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भी कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, यानी कि सारे वातावरण में निराशा भरी हुई है, और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूं वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, यानी कि मेरी टोपी भी काली है, कंबल भी काला है, और जिन लोहे की जंजीरों से मैं बंधा हुआ वो भी काली है। फिर क्या कह रहा है, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस। तो कवि कह रहा है, हुंकृति होता है हुंकार, जो कारागार के पहरेदार है वो क्या कर रहे हैं, ब्याली क्या होता है, सर्पनी, सर्पनी जैसी हुंकारे भरते रहते हैं। तो हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां देते रहते हैं, यानी कि कड़वा बोलते हैं, बद्दा बोलते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि वो पहरेदार इस पर भी गालियां देते हैं, कड़वा बद्दा बोलते हैं, तो देश के प्रतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आजाद करवाने की मदमाती इच्छा जागृत होती है। हे कोयल तुम बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि तुम बताओ इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, सब दिशाओं में कूक कूक कर क्यों फैला रही हो। अरे कोयल तुम कुछ तो बोलो, ये काला संकट सागर क्या है, कि देश पर जो विदेशी शासन है वो काला संकट सागर है,
जिसमें सारे देशवासी क्या है, निरंतर डूब रहे हैं। ये काली विशेषण का प्रयोग किया है, वो अलग अलग अर्थों को प्रकट करता है। कोयल काली है, रात काली है, टोपी काली है, कंबल काला, लोहे की जंजीर काली है, कोठरी काली है, काली लहर चल रही है, काली कल्पना है, शासन की करनी काली है, संकट सागर भी काला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट काव्यांश पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ फोर्थ की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। चलिए, अब कवि क्या कर रहा है? अब कवि कारागार की पीड़ा से तो पीड़ित है ही है, वो चाहकर भी अपने सुख दुख को प्रकट नहीं कर पाता, तो वो कंपैरिजन करने चला आया कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहता कि हे कोकिल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, पर मुझे यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है, जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कह रहा है कि तुम सारे आकाश में उड़ती फिरती हो, संचरण करती हो, घूमती हो, पर मेरा संसार इस 10 फुट की जेल की कोठरी तक सीमित रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, कि जब तू कूकती है तो लोग उसे मधुर गीत कहते हैं, जब मैं दुख में भरकर रोता हूं तो उसे भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रन बेरी, कि जरा तू अपनी और मेरी विषमता को देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। पर इस अवस्था में भी मैं क्या हूं, निरुत्साहित नहीं हूं, उत्साहहीन नहीं हो गया मैं। इस हुंकृति पर बजा रही तिस पर रणबेरी, कि मेरा मन देश की आजादी के लिए रणबेरी बजा रहा है। इस हुंकृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं? जो मैंने कविता लिख दी है, और बताओ मैं इसके अलावा क्या प्रदान करूं? अरे कोकिल, बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो, आसव होता है रस, कि अरे कोकिल मुझे बताओ कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस रूप में भर दूं? अरे कोकिल तुम बोलो तो सही। तो कवि ने महात्मा गांधी द्वारा लिए गए आजादी के व्रत का पालन करने का निश्चय किया है, और कवि का जो हृदय है वो देश की आजादी का आह्वान करते हुए रणबेरी बजा रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि कोकिल तू जब कूकती है तो गीत कहलाता है, और मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है। बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे इस कवि ने। मोहन का व्रत महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए निरंतर अहिंसात्मक संघर्ष करते रहने को कहा गया है। बस ये थी हमारी कैदी और कोकिला कविता। ये है हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर, जो मैंने खुद आपके लिए लिखे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से, और हो सके तो एक ही रीडिंग मारिएगा, क्योंकि कविता आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी गई है। मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक नज़र माननी पड़ेगी आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बस स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िएगा। कैदी और कोकिला कविता बहुत इंपॉर्टेंट कविता है ये। इस कविता के काव्यांश के साथ साथ इस कविता के क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको मेरी ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। बाकी एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरी इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो भी देखे लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस। हो सके तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट कब तक सेव करेंगे आप मोबाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। ये पढ़ लीजिए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि हर काव्यांश के नीचे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। फर्स्ट काव्यांश पढ़ाया था मैंने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये सेकंड काव्यांश पढ़ाया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये थर्ड काव्यांश पढ़ाया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये फोर्थ काव्यांश पढ़ाया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
ये लास्ट काव्यांश और लास्ट क्वेश्चंस का पेज। तो मुझे नहीं लगता मैंने इस वीडियो में कोई भी ऐसा मटेरियल छोड़ा है जो आपके पास ना हो इस चैप्टर से रिलेटेड। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।